हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत सभी अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं आपके लिए चैप्टर सेकंड एनसीईआरटी। इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। चैप्टर सेकंड कौन सा हमारा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो देखो, आप सभी बच्चे जानते हैं ये आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? एनसीईआरटी सॉल्यूशन। मतलब ये जो इसके बैक एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम करने वाले हैं। अब आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल जरूर होगा कि सर अब तो एनसीईआरटी में से जो एडिशनल एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस होते हैं वो हट चुके हैं, जो कि पुरानी बुक में थे। तो क्या हमें वो पढ़ना चाहिए या वो हमारी बुक से हट चुके हैं तो आएंगे नहीं? तो इसका बिल्कुल सीधा सीधा और साफ साफ जवाब है कि आपको किसी भी कीमत पर एडिशनल एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, क्योंकि सीबीएसई ने जो इस साल सैंपल पेपर रिलीज करा है, पहले ही जो कर दिया इस साल के लिए, वो आप ये मान के चलें कि उसमें एडिशनल एक्सरसाइज मतलब पुरानी बुक से 2 से 3 क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो अगर आप उन क्वेश्चंस को छोड़ेंगे तो ये आपकी बेवकूफी होगी, और अपन बेवकूफी नहीं करेंगे ना, पक्का। ठीक, इसलिए एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आप करें। आपको लग रहा है सर कुछ भी हो जाए मैं नहीं करूंगा, हाँ, तो फिर आप बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना ही है इस साल। तो क्यों ना अपन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी पूरा जो है प्रैक्टिस करें, ताकि अगर कोई क्वेश्चन वहां से आए तो अपन उसको बना पाए। सीबीएसई ने सैंपल पेपर में एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए, उसका यही मोटिव है बताने का कि भाई एडिशनल एक्सरसाइज आपको छोड़नी नहीं है। क्लियर है? क्योंकि एनसीईआरटी के अलावा भी पेपर आता है, तो अपन को एनसीईआरटी के बाहर से भी क्वेश्चन करने हैं, तो क्यों ना पहले एनसीईआरटी के अंदर से ही सारे कर लें। हाँ, जो बच्चे हमारे साथ रेगुलरली कनेक्टेड हैं उन सभी बच्चों को पता है कि हमारा एक चैप्टर कब कंप्लीट माना जाता है, जब हम ये 4 चीजें कर देते हैं। पहला, हम जो है हर एक चैप्टर का आपको वन शॉट अपलोड करके दे रहे हैं, मतलब वन शॉट अवेलेबल करा रहे हैं। वन शॉट वीडियो 3 आवर प्लस की जा रही है इस साल। हाँ, 3 घंटे से बड़े का वन शॉट होता है, ताकि हम सारे पॉइंट्स इसमें कवर कर पाए। एक बात। दूसरी चीज क्या है, अगर आप वन शॉट को सर्च करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पर लिखेंगे कोई भी चैप्टर, जैसे चैप्टर 1 क्लास 12 फिजिक्स बाय अभिषेक साहू, वन शॉट लिख दो। चैप्टर 2 वन शॉट क्लास 12 फिजिक्स बाय अभिषेक साहू, तो आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी। जो बड़ी बड़ी वीडियोस हो उनको देखना, वो आपके काम की हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा कंटेंट हमने जो है कवर करा है, उसमें कुछ भी नहीं छूटेगा आपसे। ठीक ना? तो वन शॉट मिलेगा आपको। इसके साथ साथ हम आपको क्या प्रोवाइड करा रहे हैं? लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी। ये बिल्कुल नई चीज आपको यूट्यूब पर देखने को मिल रही है, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी। क्लियर है? ये बहुत काम की चीज है आपके। आप जरूर से पढ़े, आप नीट जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है। हाँ, बच्चे नहीं समझ पाते हैं एनसीईआरटी की लाइन को, तो वो आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके बाद तीसरी चीज आपको एक चैप्टर में क्या देखने को मिलती है? एनसीईआरटी सॉल्यूशन। एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपको मिल रहा है एक ही चैप्टर के अंदर। और चौथी चीज हम क्या प्रोवाइड कराने वाले हैं आपको, ये है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी बड़ी वीडियो लेके आऊंगा, कम से कम 2 आवर टू 3 आवर, ताकि आप बढ़िया से जो है पीवाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर कर पाए। ये अभी तक मैंने अपलोड नहीं करी है, बट मैं जल्दी ही इनको अपलोड करने वाला हूं। इनके जस्ट बाद फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अपलोड करूंगा। हाँ, और आप चाहते हैं कि भाई इन सब की पीडीएफ आपको मिल जाए, तो आपको कहां जाना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम क्या है भाई? जिसका नाम है अभिषेक साहू सर फिजिक्स। अभिषेक साहू सर फिजिक्स। आप इस टेलीग्राम पर जाएं, टेलीग्राम पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। तो जो भी हम पढ़ाते हैं इस चैनल पे, वो सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। तो किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम है, पीडीएफ नहीं मिल रही है, मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। क्लियर? तो अगर आप इतना सब कुछ कर रहे हैं एक चैप्टर में, तो आप बिल्कुल आग लगाने वाले हैं इस साल। तैयार हो ना? चलिए, तो आज हम इस वीडियो में इस एनसीईआरटी का आधा पार्ट कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी होगी, तो उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे क्वेश्चंस को। क्लियर? नाउ, तो सबसे पहले हमें जो पहला क्वेश्चन मिल रहा है आज के इस चैप्टर में, वो क्या है? आप अपने साथ एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उसको लेकर के चलें। हाँ, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को लेके चलना आप। चलिए, तो सबसे पहले हम काम क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है। इस क्वेश्चन में लिखा है यहां पर, आप बुक लेके रखें अपने साथ,
नहीं हो तो फिर कोई बात नहीं है। टू चार्जेस 5 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम एंड -3 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम आर लोकेटेड एट 16 सेंटीमीटर अपार्ट। दो चार्जेस हैं, इनकी वैल्यूज इतनी है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर है। पूछ रहा है कि एट व्हाट पॉइंट, ब्रैकेट में लिखा है पॉइंट्स, ऑन द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। पूछ रहा है कि भाई किस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है दोनों चार्जेस जिस लाइन से जुड़ रहे हैं उस लाइन पर पोटेंशियल जीरो कहां होगा, और एट व्हाट पॉइंट, और ये पॉइंट्स लिखा है, मतलब हो सकता है कि एक से ज्यादा पॉइंट्स हो। हाँ, तो देखिए सिंपल सी बात, चीजों को आसान रखेंगे तो हमने क्या किया कि भाई ये मेरे पास एक चार्ज हो गया, इस चार्ज को मैंने नाम दे दिया लेट से, ये मेरे पास एक चार्ज हो गया, इस चार्ज को मैंने नाम दे दिया लेट से दिस इज Q1। ये मेरे पास दूसरा चार्ज हो गया, इस चार्ज को मैंने नाम दे दिया Q2। क्लियर नाउ, तो ये वो लाइन है जो दोनों को ज्वाइन कर रही है, दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है, हाँ, एट द लाइन ज्वाइनिंग। ठीक, तो इसी लाइन पर हमें क्या पता करना है कि पोटेंशियल जीरो कहां है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या दिया है कि इस चार्ज की वैल्यू कितनी है, चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो चार्ज का मैग्नीट्यूड है, Q1 की वैल्यू है 5 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम, Q2 की वैल्यू है 3 इंटू -3 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम। ये वैल्यूज हैं। हमने माना कि दोनों चार्जेस के बीच की जो सेपरेशन है यह है 0.16 मीटर, 16 सेंटीमीटर है तो मैंने मीटर में लिख के इसको 0.16 मीटर लिख लिया। क्लियर, 16 सेंटीमीटर को मैंने SI यूनिट में कन्वर्ट करके 0.16 मीटर लिख लिया। नाउ अभी हमने क्या कहा कि भाई देखो, हमने माना कि लेट इस पॉइंट P पर जो पोटेंशियल है दोनों चार्ज के कारण वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज नेगेटिव है, तो कहीं ना कहीं तो इन दोनों का जो पोटेंशियल है, इन दोनों के कारण पोटेंशियल जीरो होगा। तो हमने कहा पॉइंट P पे पोटेंशियल जीरो है। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो हमने कहा कि भाई लेट से Q1 से X डिस्टेंस पे पोटेंशियल जीरो है, तो भाई Q2 से डिस्टेंस कितनी हो गई इस पॉइंट P की, टोटल डिस्टेंस 0.16 मीटर है ना, जिसमें से x ये हो गया, तो 0.16 में से अगर मैं x घटा दूं, 0.16 में से अगर मैं x को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, तो मुझे मिल जाएगी इस पॉइंट P से डिस्टेंस। क्लियर है? चलिए, तो हमने क्या लिखा यहां पे, एट पॉइंट P। देखो, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है ना, तो जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो उसको आप स्केलर एडिशन ही उसका करते हैं। यहां पे डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस रखोगे, नेगेटिव चार्ज है तो सिंपल माइनस रखोगे। क्लियर नाउ, तो अभी हमने यहां पे क्या कंसीडर करा कि एट पॉइंट P पॉइंट पर हम क्या देख रहे हैं कि पोटेंशियल, फर्स्ट वाले का पोटेंशियल और सेकंड वाले का पोटेंशियल दोनों अगर मिल भी जाएंगे तो इन दोनों के कारण जो पोटेंशियल बनेगा दैट विल बी जीरो, इन दोनों को जोड़ने का जीरो। तो देखो, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ अपॉन डिस्टेंस। तो अगर चार्ज KQ अपॉन डिस्टेंस, तो Q1 है तो डिस्टेंस भी कहां से कहां तक देखना है, Q1 से देखना है, कहां तक, पॉइंट P की डिस्टेंस। तो पॉइंट P की डिस्टेंस क्या है, इतनी है। नाउ इसके बाद इसके बाद क्या है भाई, KQ2 अपॉन डिस्टेंस। तो भाई Q2 से इस पॉइंट P की डिस्टेंस क्या है, 0.16 माइनस x इज इक्वल टू 0। क्लियर नाउ, अभी आप समझिए, अगर मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं तो वैल्यू पुट करूंगा, Q2 की वैल्यू क्या है, Q1 की वैल्यू क्या है। तो अगर मैं यहां पे देखो Q1 की जगह क्या पुट कर सकता हूं, 5 इंटू 10 टू द पावर -8 अपॉन x की जगह पे x। नाउ Q2 की जगह पे क्या है, Q2 की वैल्यू माइनस में है ना, माइनस का 3 इंटू, तो K मैंने यहां पुट करा, उसके बाद ये माइनस का 3 था तो ये मैंने आगे भेज दिया, 10 टू पावर -8 कूलम अपॉन में क्या है, 0.16 माइनस x इज इक्वल टू 0। मैं दोनों को सेपरेट कर दूंगा। अगर मैं दोनों को सेपरेट करूंगा तो क्या मिलेगा, देखिए जरा, ये इस साइड आ जाएगा तो इक्वल टू में आ जाएगा, तो K इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -8 अपॉन x इज इक्वल टू K, ये नेगेटिव है तो इस साइड आके पॉजिटिव, 3 इंटू 10 टू द पावर
8 अपॉन में क्या है 0.16 माइनस एक्स। देन आप यहां पर देखिए k से k कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁸ से 10⁻⁸ कैंसिल हो जाएगा, यहां पे जो बचेगा दैट विल बी 5 अपॉन एक्स, और यहां जो बचेगा दैट विल बी 3 अपॉन 0.16 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहां आ जाएगा 5 का इंटू, एक बार ये देखो एक स्टेप बढ़ा देता हूं, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, 0.16 माइनस एक्स इज इक्वल टू यहां हो जाएगा ये 3x। बताइए इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अच्छा, इतने के बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड पे मत चले जाना, क्यों? क्योंकि अभी अपन को एक और पॉइंट यहां पर देखने को मिलेगा जहां पे पोटेंशियल 0 हो सकता है। क्लियर? तो देखो ये 5 और 5 का इंटू से करोगे तो ये 0.8 आ जाएगा, 5 का इंटू 0.6 से करोगे तो क्या आएगा 0.8 माइनस 5x इज इक्वल टू 3x। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं 0.8 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8x, तो यहां पर आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू 0.1 मीटर, क्योंकि हमने सारी वैल्यूज SI यूनिट में लिखी है 0.1 मीटर। ठीक, 0.1 मीटर। क्लियर नाउ? अच्छा, एक और चीज, अगर मैं इसी वैल्यू को सेंटीमीटर में लिखूं तो 0.1 मीटर का मतलब क्या है 10 सेंटीमीटर। क्या है 10 सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर में करूंगा तो 100 का इंटू कर दूंगा, हाँ तो 10 सेंटीमीटर आ गया। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि टोटल डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर है अगर मीटर में बोल रहा हूं तो, और एक्स पॉइंट मतलब इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको पॉइंट मिल रहा है जहां पर पोटेंशियल दोनों के कारण 0 है। अच्छा, अब यहां पर बनता है एक केस 2, मतलब एक और केस जहां पे पोटेंशियल 0 हो सकता है, तो वो हम कैसे बताएंगे? देखिए जरा, एक तो ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ठीक, और इन दोनों के बीच की सेपरेशन 0.16 मीटर है। क्लियर? तो हमने कहा कि भाई ये वाला चार्ज पॉजिटिव है, ये वाला चार्ज नेगेटिव है। क्लियर? वैल्यूज रख देते हैं, ये है 5 × 10⁻⁸ और ये है 3 × 10⁻⁸ कूलम, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। क्लियर ना? तो अब देखिए, तो हमने क्या माना, देखो ये Q1 है, क्या है Q1, Q1 की ज्यादा ताकत है, हमने पहले Q1 से इस पॉइंट को इस राइट साइड ही कंसीडर करा है ना, तो हमने कहा लेट से कि Q1 से इस साइड एक और पॉइंट, मतलब अभी तो हमने मान लिया दोनों के बीच में एक पॉइंट माना था, अब हम मान रहे हैं कि भाई किसी भी एक्सियल पॉइंट पर, या मैं कहूं कि एंड पॉइंट पर हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया। तो हमने कहा कि लेट से कि भाई Q1 चार्ज से ये पॉइंट P कितने डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट P 0.16 मीटर पे, सॉरी ये Q1 चार्ज से ये पॉइंट X डिस्टेंस पे है। तो अगर मैं देखूं तो Q2 से ये पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे हो जाएगा, X माइनस 0.16 हो जाएगा। ये हम क्या बता रहे हैं, केस 2, कि भाई ये वाला भी एक केस है जहां पे पोटेंशियल 0 हो सकता है। क्लियर? क्योंकि Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, Q1 का इफेक्ट भी ज्यादा है, Q2 का इफेक्ट कम है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव की स्ट्रेंथ जो है मिलकर के 0 पोटेंशियल बनाएगी। हाँ, तो हमने क्या बोला, देखो क्योंकि अपन ने प्रीवियस केस में ये Q1 से ही x डिस्टेंस ली थी ना, इसीलिए मैंने इस बार भी जो x डिस्टेंस है वो Q1 से कंसीडर करी, तो Q1 से पॉइंट P की डिस्टेंस x हो गई। क्लियर? Q2 से जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, x माइनस 0.6, क्योंकि टोटल x में से अगर ये घटा दें तो x माइनस 0.16 बचेगा। बस उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, फिर से अपन क्या करेंगे, k इंटू Q1 की वैल्यू क्या है, मैं डायरेक्ट यहां पे कर देता हूं, डायरेक्ट, तो आप समझे यहां पे k, Q1 की वैल्यू क्या है 5 × 10⁻⁸ कूलम अपॉन ये यहां से Q1 से डिस्टेंस कितनी हो रही है x, यहां पे देखो वही माइनस पुट करोगे फिर इस साइड करोगे, तो मैंने क्या बोला k, और Q2 से डिस्टेंस कितनी है, तो ये 3 × 10⁻⁸ इक्वल टू को इस साइड ले आए ना, तो मैंने इक्वल टू इस साइड लागू तो माइनस साइन हट जाएगा, अपॉन Q2 से डिस्टेंस कितनी है x माइनस 0.16। क्लियर है? फिर से देखिए, k से k कट जाएगा, हाँ, और 10⁻⁸ से 10⁻⁸ कट जाएगा, तो 5 अपॉन x इज इक्वल टू 3 अपॉन
x माइनस 0.16 ये बचेगा। यहां पे आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या बच रहा है 5x माइनस 0.8, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 5 का x से 0.8 इज इक्वल टू 3x। तो बस देखिए जरा 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 0.8, तो 2x इज इक्वल टू 0.8। तो x की वैल्यू जो हो जाएगी दैट विल बी 0.4 और ये मीटर में। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में लिखूं तो दिस विल बी 40 सेंटीमीटर। तो मुझे अगर 2 पॉइंट बताने हैं तो मैंने क्या बताया कि भाई एक तो इस Q1 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे आपको पोटेंशियल जीरो मिल रहा है और Q1 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पे आपको पोटेंशियल जीरो मिल रहा है। हाँ, तो ये दो केसेस यहां पे पॉसिबल बन गए। आपको मुझे बताना है क्या इसमें तीसरा केस भी पॉसिबल बन पाएगा क्या? क्या तीसरी डिस्टेंस भी हो पाएगी इस साइड? थोड़ा ट्राई करना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्या आपका आइडिया है, कहता है कि क्या इस साइड इस पॉइंट पी पर भी पोटेंशियल जीरो हो सकता है इस साइड? मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। क्लियर है? चलिए अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है एनसीईआरटी में, ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। हाँ, तो पहले हम एक काम करते हैं कि एक हेक्सागन बना लेते हैं, इसमें बन जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, तो लेट्स से अरे भाई साहब बन तो रहा है थोड़ा बहुत। चलो एक काम करेंगे, एकदम सीधी सीधी लाइन बनाएंगे इस बार, एकदम सीधी सीधी लाइन बनाएंगे। ये ठीक है, हाँ बन गया थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ये हमने मान लिया हल्का सा, चलो ठीक, ये हेक्सागन हो गया। नाउ अभी देखिए, अभी समझो। तो इसमें क्या दिया जा रहा है कि भाई ये आपके पास हेक्सागन में कितने पॉइंट्स होते हैं, ये जितने ही पॉइंट्स हैं ये हमने यहां दिखा दिए, 1 2 3 4 5 6। नाउ अभी समझिए, ये हेक्सागन हो गया ना। नाउ हेक्सागन की साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर। हेक्सा मतलब 6, हेक्सा का मतलब क्या है 6, गॉन मतलब साइड्स। हाँ, तो इसमें 6 साइड्स होती हैं। नाउ हर एक साइड की लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर और हर एक वर्टाइस पे, मतलब हर एक वर्टेक्स पे जो पॉइंट जो चार्ज रखा है दैट इज 5 माइक्रोकूलम। क्लियर है? तो हम यहाँ पे 5 माइक्रोकूलम लिख देते हैं बढ़िया से। तो हमने कहा कि भाई ये हर एक पॉइंट पे चार्ज कितना है 5 माइक्रोकूलम। तो मैंने इस पॉइंट पे दिखाया 5 माइक्रोकूलम, यहाँ रख दिया 5 माइक्रोकूलम, यहाँ रख दिया 5 माइक्रोकूलम, यहाँ भी 5 माइक्रोकूलम, यहाँ भी 5 माइक्रोकूलम और यहाँ भी 5 माइक्रोकूलम। अब क्या कह रहा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन, मतलब आपको हेक्सागन के सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि हमने कहा सेंटर कैसे मिलेगा भाई, सभी पॉइंट्स को यहां से यहां तक मिला दो, ये सेंटर है इसका। चलिए समझिए, ये हमें क्या मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है इसका सेंटर मिल रहा है। क्लियर है? नाउ ये बात समझ में आ रही है? तो अभी आप यहां पर देखेंगे कि अगर हम सेंटर की बात कर रहे हैं तो देखो ये क्या बन रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। हाँ, तो इसकी जो साइड होंगी, इसकी जो साइड होगी ये वाली, ये भी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, ये भी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं दिख रहा आपको, ये तीनों साइड एक जैसी, तीनों साइड एक जैसी, तो इसलिए भाई इनकी वैल्यूज भी कितनी हो जाएगी, ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर? तो अगर मैं यहां पर देखता हूं तो मुझे क्या देखने को मिलेगा कि ये डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस भी कितनी है 10 सेंटीमीटर और यहां से हर एक पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, देखिए जरा, कि यहां पर सारे चार्जेस एक जैसे हैं, सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं, तो पोटेंशियल जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, क्योंकि इसमें 6 चार्जेस हैं तो 6, देखो एक चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होता है के क्यू बाय डिस्टेंस, के क्यू बाय आर होता है। चलिए, और 6 चार्जेस हैं तो 6 इंटू के क्यू बाय आर, क्योंकि सारे पॉजिटिव है तो बस ऐड करना है। तो V इज इक्वल टू 6, के की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू की वैल्यू कितनी है 5 माइक्रोकूलम, तो 10 टू द पावर
-6, 5 माइक्रो कूलम है ना, तो ये कितना है 5 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 कूलम। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई क्यू की। डिस्टेंस की वैल्यू अगर मैं एसआई यूनिट में पुट करना चाह रहा हूं, जो कि मुझे उसी में करना चाहिए, तो कितना है ये 10 सेंटीमीटर, जिसका मतलब 0.1 मीटर हो जाएगा, 0.1 मीटर। क्लियर। तो ये के क्यू बाय आर की वैल्यू 0.1 मीटर। पॉइंट हटा दूंगा तो एक डेसिमल के कारण ये ऊपर 10 हो जाएगा। यहां पर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो कितना हो जाएगा, 6 9 जा 54, 54 का इंटू 5 से करेंगे तो 5 25, 5 20, मतलब 270, 270 इंटू, इसके बाद 10⁻9, 10⁻10 और ये 10⁻9 और 10 -6, 10⁻4 हो रहा है। तो v इज इक्वल टू, यहां पे देखो 2.7 इंटू 10⁻, ये 6, 10⁻6, और ये यूनिट अगर मैं इसकी लिख रहा हूं तो कितना हो जाएगा, वोल्ट। बताइए जरा, क्लियर है इतनी बात, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर पिछले वाले का भी नहीं लिया है तो पिछले वाले का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर, बताइए समझ में आ रहा है। ये हो जाएगा। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता होता, या जिनको इस चीज़ में कंफ्यूजन होती है कि मैं डेसिमल कहाँ लगाऊं, पावर कितनी हो जाए। हाँ, कुछ बच्चे तो ऐसे रहते हैं हमेशा, जिनको कैलकुलेशन में छोटी छोटी चीज़ें दिक्कत देती हैं। देखो, मैं इसका सिंपल सा फंडा ध्यान में रखता हूं अपने दिमाग में, हालांकि ये बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, ये 270 को मुझे 2.7 लिखना है ना, तो देखो मैंने क्या करा कि डेसिमल एकदम सबसे आखिरी में होगा, कहीं पे दिखा नहीं रहा, तो फिर आखिरी में, तो मैंने इसको 2 डिजिट छोटा कर दिया, 270 से 2.7 बना दिया, 2 डिजिट इसको छोटा बना दिया ना, देखो, तो वही 2 जीरो मैं यहाँ पे बढ़ा दूंगा, बस 10⁻4 से 10⁻6 कर दिया। हाँ, तो इसी तरह से मैं इसको याद रखता हूँ। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर किस पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया जा रहा है कि 2 चार्जेस ऑफ 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स A एंड B 6 सेंटीमीटर अपार्ट। क्लियर। 2 चार्जेस हैं, कौन कौन से चार्जेस हैं, एक है मेरे पास 2 माइक्रोकूलम जो कि पॉजिटिव है, और एक चार्ज है मेरे पास -2 माइक्रोकूलम जो कि नेगेटिव हो गया। क्लियर। कहाँ रखे हैं, एट पॉइंट ए एंड बी, ए और बी पॉइंट पे ये चार्जेस रखे हुए हैं। क्लियर। नाउ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। आइडेंटिफाई द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। तो वो कह रहा है कि इस सिस्टम की आपको एक इक्विपोटेंशियल सरफेस आइडेंटिफाई करनी है। तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, अगर मैं यहां पे देखूं कि इसके सेंटर पे बात करूं, देखो एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज नेगेटिव है, दोनों की सेम स्ट्रेंथ है, तो आप भी देखेंगे कि इसके सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा ये 0 होगा। कैसा होगा, 0। और वैसे भी आप जानते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। अगर मैं इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करूं तो ये कुछ ऐसी होती है, ये ऐसी होती है। तो आप अगर यहां पे देखेंगे, यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस जगह पे, तो या फिर मैं आपसे ऐसा कहूं कि आप इसको सेंटर पे देखेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ सीधी नजर आएगी। कैसे आएंगी, सीधी नजर आएंगी, मतलब पैरेलल। मतलब कैसे नजर आएंगी, पैरेलल नजर आएंगी। हाँ, तो सेंटर पे आप ये देखेंगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगी ये कैसी होगी, परपेंडिकुलर। कैसी होगी, परपेंडिकुलर, सॉरी प्लेन। कैसी होगी, प्लेन, प्लेन सरफेस बनेगी। अच्छा, तो मैं यहां पे बना सकता हूं प्लेन सरफेस। सर क्यों बना रहे हो प्लेन सरफेस, एक बार और बता दो प्लीज। तो मैं आपको चलो बताता हूं। देखो सबसे पहली चीज, आप किसी भी पॉइंट पे देखो, ये +2 है और ये -2 है। ये देखो, चाहे मैं सेंटर पे बात करूं तो सेंटर पे भी पॉइंट पोटेंशियल कैसा होगा, इन दोनों कारण 0। इस पॉइंट पे अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं, यहां पे, तो ये डायपोल है और ये इक्वेटोरियल पॉइंट है। तो डायपोल के कारण इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होता है, 0। यहां का पोटेंशियल भी 0,
नीचे भी इक्वेटोरियल पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया, तो यहां का पोटेंशियल भी जीरो। तो अब अगर मैं इन सभी पोटेंशियल्स वाले पॉइंट को, जीरो वाले पॉइंट को मिला दूंगा, तो मुझे कैसी सरफेस मिलेगी? प्लेन सरफेस। तो वही प्लेन सरफेस मैंने यहां पर आपको बताई है। और इस प्लेन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होंगी? इस प्लेन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी परपेंडिकुलर। कैसी होंगी? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे दो बातें दी जा रही हैं, आइडेंटिफाई द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, या फिर मिड ऑफ डाइपोल इज प्लेन। ठीक। बी पॉइंट क्या है कि हमेशा याद रखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसी होती है? हमेशा परपेंडिकुलर। तो ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी यहां पे भी बता दिया है, यहां भी बता दिया कि अगर ऐसी प्लेन सरफेस आपने बनाई तो वो इसीलिए तो बनाई क्योंकि यहां पर जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये हम कैसी कंसीडर करते हैं? बीचों बीच अगर मैं देखूं इतने से पार्ट में, तो मैं कंसीडर कर रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भले ही साइड में मुड़ रही हैं, लेकिन बीचों बीच हम इसको सीधी कंसीडर कर सकते हैं। तो मैं इसको पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड मान सकता हूं, जिसके कारण मैंने एक प्लेन जो सरफेस है इक्विपोटेंशियल वो कंसीडर करी है। तो बी पॉइंट पे क्या लिखूंगा मैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। बताइए क्या इतनी बात क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आगे बढ़ जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया जा रहा है कि स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो हमने ये माना कि ये एक स्फेरिकल कंडक्टर हो गया जिसकी रेडियस है 12 सेंटीमीटर। R is equal to 12 सेंटीमीटर। R is equal to 12 सेंटीमीटर। ठीक। हैज ए चार्ज ऑफ इतना। क्लियर? तो भाई इस पे हमने चार्ज दिया है और चार्ज की वैल्यू कितनी है ये हम यहां पर मेंशन कर देते हैं। देखिए जरा, Q1 की वैल्यू कितनी बोल रहा है यहां पे? Q1 की वैल्यू बोल रहा है 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। क्लियर? आफ्टर दैट distributed uniformly on its surface, what is the electric field inside the sphere? देखो कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर, चाहे वो किसी भी शेप एंड साइज का हो, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होती है। तो फर्स्ट का आंसर तो सिंपल सा निकल के आ रहा है, या मैं कहूं पॉइंट ए का जो आंसर है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो। क्लियर? सेकंड का क्या है? सेकंड का जस्ट आउटसाइड द स्फीयर। मतलब मैं ऐसा बोलूं कि भाई ये मेरे पास एक स्फीयर है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सरफेस से थोड़ा सा बाहर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? तो मैं क्या बोलूंगा? हमेशा याद रखिए कि चार्ज ऑन स्फीयर एक्ट्स एज पॉइंट चार्ज। जब हम किसी स्फीयर को, किसी स्फेरिकल कंडक्टर को जब हम चार्ज देते हैं तो वो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है जैसे मानो कि सारा का सारा चार्ज उसके सेंटर पे रखा हो। हाँ, तो मैंने क्या लिखा? चार्ज ऑन स्फीयर एक्ट्स एज, या मैं कहूं चार्ज ऑन कंडक्टिंग स्फीयर एक्ट्स एज पॉइंट चार्ज kept at its center। ठीक। तो ये सारा का सारा चार्ज ऐसे एक्ट करेगा जैसे मानो कि ये इसके सेंटर पे रखा हो। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा? KQ/R²। ठीक। ये डिस्टेंस कितनी लेनी है? स्फीयर से ठीक बाहर की, मतलब आप 12 सेंटीमीटर ही डिस्टेंस यहां पे कंसीडर करें। तो जस्ट आउटसाइड द स्फीयर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो यहां पर आप क्या करें? E इज इक्वल टू K की वैल्यू क्या है? 9 इंटू 10⁻9। Q की वैल्यू कितनी है? कितने कूलम का चार्ज दिया है? ये Q की वैल्यू यहां पे फिक्स है
1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम का चार्ज है। अच्छा, इसके बाद क्या है, k/r²। तो आर स्क्वायर करना है, मतलब मैं 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर करूंगा। अगर मैं डिस्टेंस को यहां पे ऐसा यूनिट में कंसीडर कर रहा हूं तो ये हो जाएगा मेरे पास 12 सेंटीमीटर। देखो क्या है, 12 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करता हूं तो 12 इंटू सेंटी का मतलब होता है 10⁻⁻2 और ये मीटर मतलब 100 से डिवाइड है, सीधी सी बात है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूं तो कितना हो जाएगा भाई, ये 12 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। 12 का ये तो हो गया मीटर, और फिर मैं इसको कर दूंगा मीटर स्क्वायर। क्लियर। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करता हूं तो ये कुछ इतना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 9 इंटू 1.6 इंटू 10 कितना बचा, 2 बचा। क्लियर। नाउ नीचे ये हो गया 144 इंटू 10⁻⁴। तो अगर मैं इसको यहां पे देख रहा हूं तो ये बन रहा है 1.69 जा 144 होता है, तो ये कितना बन रहा है 144। तो 14.4 इंटू 10⁻, ये ऊपर जाएगा 10⁻6 हो जाएगा, अपॉन में 144 दिया है। डेसिमल अगर मैं हटाऊंगा, E इज इक्वल टू, अगर मैं इसका डेसिमल हटाता हूं तो एक ये जो है वो ये 10⁻⁻4 ऊपर गया तो प्लस का 4 हो गया, और 10⁻4 और 10⁻2 जोड़ के 10⁻6 बना। ठीक है, इसका डेसिमल हटा तो एक जीरो नीचे आ गई। तो भाई यहां से ऐसा बोल सकता हूं कि पूरा कैंसिल वैंसिल करने के बाद ये 144 और ये भी 144 कितना बनेगा 1, और ये 10 से ये कटेगा तो 10⁻5। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो गई 10⁻5। यूनिट की बात करूं तो ये हो जाएगी न्यूटन पर कूलाम। बताइए क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से। तो आपको इस बी पॉइंट पर, मतलब जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, आपको इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। अब आपसे कह रहा है एट पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। इस चीज समझना, अभी 12 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। अब आपको इस पॉइंट पे, इस 18 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इस वाले केस में आर क्या हो जाएगा, इस वाले केस में नाउ केस सी केस में जो आर हो जाएगा दैट विल बी 18 सेंटीमीटर, मतलब 18 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो सिंपल सी बात, के की वैल्यू इंटू क्यू चार्ज तो वही है 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम Q/r²। चलो मैं यहां पे लिख देता हूं अभी, और r की वैल्यू क्या है 18 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। क्लियर। चलो मैं यहां पे लिख देता हूं कि भाई फॉर्मूला हमने ये वाला लगाया है, E इज इक्वल टू Q/r²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई देखिए जरा, फिर से ये 14.4 बन जाएगा, 10 ये 2 बन जाएगा। बस इस बार क्या होगा 18 का इंटू 2 बार होगा, 18 इंटू 18 इंटू 10 ये माइनस का 4 बन जाएगा। अगर मैं इसको डिवाइड करूं पहले ही, अगर मैं डेसिमल वगैरह हटा दूं तो E इज इक्वल टू 144 इंटू 10 ये 2 चल रहा है। अगर मैं इसका ये हटाऊंगा तभी ये 144 बनेगा, और तभी नीचे आएगी एक जीरो। तो ये 18 इंटू एक और जीरो आ जाएगी नीचे, तो 10 क्या बचेगा माइनस का 3। एक जीरो डेसिमल की जीरो हट के यहां आ जाएगी तो क्या बचेगा 10⁻⁻3 बच जाएगा। चलो नादान बच्चों के लिए हम ये इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, डेसिमल हटा एक जीरो नीचे आ गई। डिवाइड तो कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे सर, करा देते हैं। 18 से कैंसिल होगा, टेबल जानते हो 18 की, 18 8 जा, ये 8 टाइम्स कट जाएगा। हाँ, इसके बाद क्या होगा देखो जरा, ये 2 4 जा, 2 9 जा, तो 4/9 इंटू 10 कितना बचा ये 10⁻2, नीचे कितना बचा 10⁻⁻3। तो आप इसको देखें, E इज इक्वल टू 4/9 इंटू 10 ये प्लस का 5, ये ऊपर जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.44 इंटू 10⁵। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं कि भाई ये 4.4
इसको देखो मैंने ये 0.4 से 4.4 कर दिया, मतलब एक डिजिट बड़ा कर दिया, तो 10 की पावर में एक डिजिट कम कर देता हूं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आ गया। क्लियर? तो ये सी पॉइंट पे आपको इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, मतलब इससे 18 सेंटीमीटर की दूरी पे। फॉर्मूला किसका लगेगा? पॉइंट चार्ज का। क्यों? क्योंकि अगर चार्ज जो है स्फीयर पे दिया हो, कंडक्टिंग स्फीयर पे, तो वो ऐसे एक्ट करता है जैसे मानो कि सारा का सारा चार्ज के सेंटर पे रखा हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया है। क्लियर है? अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 5। अभी देखो जरा क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या मिल रहा है, इसको एक बार समझ लेते हैं, देखते हैं। A parallel plate capacitor with air between plates has a capacitance 8 picofarad, has a capacitance 8 picofarad। देखो बहुत सिंपल सी बात है कि एक कैपेसिटर दिया है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस कितनी है? 8 पिकोफैराड। देखो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 8। जो बच्चे पिको नहीं जानते हैं उनको बता दें कि पिको का मतलब होता है 10 टू द पावर -12। पिको का मतलब 10 टू द पावर -12, नैनो का मतलब 10 टू द पावर -9। क्लियर? और माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर -6 आप सभी जानते हैं। तो ये हमने कैपेसिटेंस की वैल्यू यहां पे रख दी। आगे देखो क्या कह रहा है, पढ़ते जाएंगे, आराम समझते चले जाएंगे। देखिए तो एक कैपेसिटर है जिसके बीच में भी क्या भरी है? एयर भरी एज एन इंसुलेटर। क्लियर? आगे क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज रिड्यूस्ड बाय हाफ। कह रहा है कि यदि डिस्टेंस को आधा कर दिया जाए और ये जो बीच में एयर भरी है उसमें कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया जाए जिसकी वैल्यू 6 हो। तो मैं देखो सिंपल सी बात कह रहा है कि अगर मैं प्लेट के बीच की डिस्टेंस को आधा कर दूं और डाइलेक्ट्रिक मीडियम उसमें भर दूं प्लेट के बीच में जिसकी वैल्यू 6 हो, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा कैपेसिटेंस पे? तो आप ये देखो बहुत सिंपल सी बात है कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। जहां पे A क्या है? एरिया ऑफ प्लेट, D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। क्लियर? नाउ अभी समझिए कि अगर इसमें एयर भरी है ना, तो मैंने इसको मान लिया कि भाई एयर भरी है तो उसकी कैपेसिटेंस हमने C0 कंसीडर कर ली। क्लियर? नाउ अभी आप ये समझें, नाउ इफ जो न्यू डिस्टेंस है, न्यू डिस्टेंस कितनी हो जाए? ये हो जाए आपके पास D डैश इज इक्वल टू D बाय 2। क्लियर? तो यहां पे मैं एक काम करता हूं, C डैश इज इक्वल टू न्यू कैपेसिटेंस इज इक्वल टू K, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमने यहां पे K लगा दिया, K एप्सिलॉन नॉट A बाय D डैश। क्लियर? तो इसके बाद में क्या लिखूंगा? C डैश इज इक्वल टू K की जगह मैंने लिखा 6 एप्सिलॉन नॉट A, D की जगह पे क्या लिखा? D बाय 2। अब ये 2 ऊपर जाके पलट जाएगा ना, तो C डैश इज इक्वल टू कितने बच्चे 2 से ये 6 काट देंगे? हाँ, ये D बाय 2 ऊपर जाके पलट जाएगा बच्चों। हाँ, तो ये 12 इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाय D आ जाएगा। और ये क्या है एक्चुअल में? ये क्या है? यही तो थी अपनी ओरिजिनल कैपेसिटेंस जब एयर भरा हुआ था तब। हाँ, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि C डैश इज इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ C0। और C0 की जब एयर में जो कैपेसिटेंस है, जब एयर भरी थी तब कैपेसिटेंस कितनी थी? 8 पिकोफैराड। तो C डैश इज इक्वल टू 12 इंटू C0 की वैल्यू कितनी थी? 8 पिकोफैराड। तो अभी कितनी वैल्यू हो जाएगी? 12 इंटू 8 96 पिकोफैराड। बताइए जरा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है ना? फिर भी आपको यहां तक क्या कुछ समझ में आया कि नहीं आया? जरूर से कमेंट करें। देखो अभी हम कितने दूर तक आ चुके हैं, अभी हम करीब 40 मिनट की वीडियो हमारी होने वाली है। तो अगर आपको यहां तक समझ में आया तो जरूर से कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं कि हाँ सर मैं यहां तक आ चुका हूं। जब आप लोग कमेंट करते हैं कि हाँ सर मैं यहां तक आ गया, देखो आपने कहा था कमेंट करने को, मैं कमेंट कर रहा हूं, तो मुझे दिल से बहुत खुशी होती है कि चलिए भाई
कुछ बच्चे तो हैं ऐसे जो हमारे लिए कमेंट कर रहे हैं, तो जरूर से मुझे बताया करो कि सर मैं यहां तक आ गया, तो ताकि मुझे लगता है कि हाँ देखो, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं वो 2-4 मिनट में छोड़ के चले जाएंगे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो 10 मिनट तक पहुंचेंगे, लेकिन बहुत कम ही बच्चे ऐसे होते हैं जो 40 मिनट तक वीडियो देख गए, वो 1 घंटे तक वीडियो देख के। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि मैं बच्चों से कहता हूं कि आप कमेंट करके जाइए, तो बच्चे 3 घंटे के लेक्चर में बिल्कुल एंड में जाकर के बता के जाते हैं कि सर मैं ये जितने मिनट में आपने बोला है 3 घंटे 4 मिनट, मैं यहां तक आ गया हूं और मैंने पूरा लेक्चर देख लिया, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं कि आप यहां तक आ गए या नहीं आए। हाँ, क्वेश्चंस एकदम इजी से हैं। चलिए, तो अभी हम क्या बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया जा रहा है, एक बार इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो क्या दिया जा रहा है, 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैरेड। हाँ, तो यहां पे क्या दिया जा रहा है, 3 कैपेसिटर हैं। कैपेसिटर का साइन क्या, 2 पैरेलल लाइन बनाओ, सेम लेंथ वाली, सेम हाइट वाली। ये 3 कैपेसिटर, ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। ठीक, इसके बाद क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस। ठीक, द कैपेसिटर इफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इज 120 वोल्ट। देखो बहुत सिंपल सी बात है। हाँ, ये कॉम्बिनेशन तो ठीक बनाया हमने, अच्छा सा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना बुरा भी नहीं है। हाँ, तो ये कह रहा है कि 120 वोल्ट की ये बैटरी हमने यहाँ पे लगा के रखी है। बैटरी मतलब एक बड़ी डंडी एक छोटी डंडी, क्लियर नाउ। और ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर की वैल्यू 9 पिकोफैरेड है सबकी, 9 पिकोफैरेड, 9 पिकोफैरेड और ये 9 पिकोफैरेड। ये सीरीज में कनेक्टेड है, किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में। तो देखो ये पूछ रहा है कि अगर ये सीरीज में कनेक्टेड है तो इन तीनों की मिला जुला करके जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी वो कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, सीरीज में कैपेसिटर कनेक्टेड होते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, तो आप यहां पे लिखेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज। क्या लिखोगे, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। क्लियर है। इस तरीके से अगर आप कैपेसिटेंस निकालते हैं तो 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 आप इसको करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, 1/C इज इक्वल टू 3/9। तो आप यहां पर समझें तो 1/C इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/3। तो C इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 पिकोफैरेड। ये सभी हम लोग समझते हैं बच्चे सारे, ठीक है। तो ये पिकोफैरेड की मुझे वैल्यू मिल गई, सॉरी मैंने क्या कहा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की मुझे वैल्यू मिल गई, बस वही मुझे ध्यान रखनी है ना। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या दे रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। इस बात को समझना आप, देखो क्या होता है कि ये सीरीज में, किसमें है, ये सीरीज में है। तो सीरीज में क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ये डिवाइड होता है। ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस गेट्स डिवाइडेड। देखो जैसे अगर कनेक्शन ऐसे होता ना, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता तो हम ये देखते कि सारे के सारे कैपेसिटर का जो पॉजिटिव एंड है ये डायरेक्ट बैटरी से कनेक्टेड है, सबका नेगेटिव एंड ये डायरेक्ट बैटरी से कनेक्टेड है, बैटरी के नेगेटिव से। तो ऐसे केस में ना सारे कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। बट सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो कैपेसिटर के अक्रॉस या कैपेसिटर के थ्रू जब चार्ज पास होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाता है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, या कहूं कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है। जितना पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे ये बैटरी है 120 वोल्ट की है तो पहले कैपेसिटर के क्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जरूरी नहीं कि पूरा 120 को मिलेगा, है ना, ऐसा नहीं। क्योंकि अब देखो तीनों बराबर के हैं तो हम ये बोलेंगे कि भाई 40-40 बढ़ जाएगा, ये हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं, लेकिन तरीका क्या है इसको समझ लेते हैं। देखो तरीका सिंपल सी बात इतनी है कि हम जानते हैं Q इज इक्वल टू होता है CV होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे बोलूं कि भाई चार्ज तो सीरीज में सेम होता है ना, बट चार्ज रिमेन्स सेम, सब पे चार्ज कैसा हो जाता है, चार्ज
सेम रहता है, बस ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आप इसको समझिए, तो Q इज इक्वल टू सी भी होता है, सी भी होता है, पक्का ना। अभी समझिए, Q इज इक्वल टू सी भी हो गया। अब चार्ज तीनों पे सेम है तो मैं Q की जगह Q पुट करूंगा, कैपेसिटेंस तीनों की अलग अलग है वो मैं अलग अलग पुट करूंगा, C1 V1, और ये C1 V1 हो गया। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, डिवाइड होगा क्योंकि सीरीज में। तो यहां पर अगर मैं V1 की वैल्यू निकालना चाहूं तो ये हो जाएगी Q बाय C1, क्योंकि चार्ज तो सेम है। V2 की वैल्यू निकालना चाहूं तो ये भी हो जाएगी Q बाय C2, और इस तरह से V3 की। तो Q की वैल्यू, चार्ज कितना है तीनों पे ये मुझे नहीं पता, हाँ नहीं पता ना, तो पहले एक काम कर लेता हूं, मैं चार्ज निकाल लेता हूं। तो चार्ज का सिंपल सा फॉर्मूला है कि देखो Q इज इक्वल टू सी बी, तीनों कैपेसिटेंस, तीनों की मिला जुला के कैपेसिटेंस, तो तीनों पे सेम चार्ज है ना, तो तीनों की मिला जुला के कैपेसिटेंस कितनी होगी, तो 3 पिकोफैराड, पिको का मतलब हुआ -12, ठीक। वोल्ट, कितने वोल्ट, 120 वोल्ट। तो यहां से ये कितना हो जाएगा, मैं इसको बोलूंगा कि Q इज इक्वल टू 12×36 इंटू 10⁻, ये इतना चार्ज आ गया, 36 × 10⁻11 कूलम। तो अगर मैं यहाँ पे V1 की वैल्यू निकाल रहा हूं तो कितनी हो जाएगी, Q की जगह 36 × 10⁻11 अपॉन C1 की वैल्यू क्या है 9 पिकोफैरेड, तो 9 10⁻12। तो अगर मैं यहाँ से ये इसको डिवाइड करता हूं तो ऊपर आ जाएगा 4, और ये ऊपर चला जाएगा कैंसिल वैंसिल होने के बाद, तो V1 की वैल्यू जो आ जाएगी दैट इज 40 वोल्ट। सिमिलरली V2 की वैल्यू भी आप निकालोगे, V2 भी आप निकालोगे तो ये भी कितना आ जाएगा 40 वोल्ट, और V3 भी निकालोगे तो ये भी कितना आ जाएगा 40 वोल्ट। क्लियर है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देन हम आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो अब हमें मिल रहा है, इस क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है जरा देखते हैं। 3 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर, 2 पिकोफैराड, 3 पिकोफैराड एंड 4 पिकोफैराड कनेक्टेड इन पैरेलल। देखिए, तो 3 कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, तो सिंपली अगर हमें उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी होती है तो हम क्या कर देते हैं, बस उनको ऐड कर देते हैं। तो 3 कैपेसिटर मैं यहाँ पे बना ले रहा हूं, ये 3 कैपेसिटर मैंने बना लिए और मैं इनको अब कर दूंगा ऐड। क्लियर नाउ, अगर मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है तो हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूं कि भाई ये 2 पिकोफैराड है, 2 पिकोफैराड, ये 3 पिकोफैराड और ये 4 पिकोफैराड, ये कनेक्शन है। इस तरीके से ये लगा दी हमने एक बैटरी, ये कनेक्शन कर दिया बैटरी का। देखो बैटरी का एक डंडी बड़ी और एक डंडी छोटी हमें बनानी है। क्लियर है, चलो कितनी जो है वोल्ट की बैटरी लगाई है, 100 वोल्ट सप्लाई, तो मैं यहाँ पे 100 वोल्ट लिख दूंगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में बस सिंपल इसको ऐड करूंगा, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर मुझे इक्विवेलेंट जो है कैपेसिटेंस निकालनी होती है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर मुझे निकालनी होती है तो मैं क्या करता हूं, C इज इक्वल टू सिंपल ऐड कर दूंगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये करूंगा। देन C इज इक्वल टू C1 की वैल्यू 2 पिकोफैराड, C2 की वैल्यू 3 पिकोफैराड, C3 की वैल्यू 4 पिकोफैराड होती है, ये मैंने इसको ऐड कर दिया। तो यहां पर आप भी देखेंगे 2 3 5 और 4 9, तो 9 पिकोफैराड ये इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल के आ गई। देन क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। देखो अब क्योंकि ये तीनों कैपेसिटर अलग अलग कैपेसिटेंस वाले हैं तो इसमें कुछ और चार्ज होगा Q1, इसमें कुछ और चार्ज होगा Q2 और इसमें कुछ और चार्ज होगा दैट इज Q3। तो सिंपल सी बात है कि भाई देखो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू CV होता है। अब देखना सब पे चार्ज अलग अलग है तो Q1, सबकी कैपेसिटेंस अलग अलग है तो C1, C2, C3 ऐसे लिखेंगे, हाँ, लेकिन सबका पोटेंशियल सेम है। तो यहाँ पे V1, V2, V3 नहीं लिखना है, यहाँ पे सिंपल क्या लिखना है V। तो Q1 की वैल्यू निकाली मैंने, तो Q1 इज इक्वल टू पिकोफैराड है ना, पिकोफैराड, तो पिको का मतलब 10⁻12,
ये हो गई कैपेसिटेंस की वैल्यू। वोल्टेज कितना है, 100 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो Q1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम। ये हो गई किसकी वैल्यू, Q1 की वैल्यू। क्लियर। इसके बाद क्या भाई, Q2 की वैल्यू आप निकालोगे। Q2 की वैल्यू, Q2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, Q2 इज इक्वल टू आप यहां पे लिख लोगे Q2 इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू CV होता है, तो C2 इंटू V, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो वोल्टेज सेम होगा, तो Q2 इज इक्वल टू C2 की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻12 और 100 वोल्ट का ये पोटेंशियल है, तो Q2 की वैल्यू हो गई 3 इंटू 10⁻⁻10 और ये कूलाम। सिमिलरली आप Q3 निकालेंगे, सिमिलरली तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q3 इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम। तो ये तीनों पे हमने क्या निकाल दिया, चार्ज निकाल दिया। क्लियर है। तो ये तो एकदम ही जो है बेकार क्वेश्चन था, यही इसमें कैलकुलेट करना था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर चाहते हैं तो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए जरा अब क्या पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 है, इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ध्यान से देखिए, इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन प्लेट्स, ईच प्लेट हैज एरिया इतना। देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहा है, तो सबसे पहले मैंने ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया और इसकी जो प्लेट है इनका एरिया कितना बताया, 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। देन क्या बोल रहा है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 3 mm है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 mm मिलीमीटर। तो डिस्टेंस को अगर मैं ऐसा यूनिट में पुट करता हूं, ये जो दोनों प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 3। जैसे सेंटी का मतलब 10⁻² होता है, वैसे ही मिली का मतलब होता है 10⁻³ और ये मीटर। क्लियर है। चलिए तो अभी हमने इसको कर दिया पैक, ठीक ना। तो हमें ये डी की वैल्यू दे दी, ए की वैल्यू दे दी, ये ए की वैल्यू हो गई ना। इसके बाद देखिए जरा, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अब कैपेसिटेंस निकालनी है, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D, ये मैंने लगा दिया। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D लगाऊंगा ना, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, 8.85 इंटू 10⁻12 न्यूटन -1 मीटर -2 कूलाम +2, ये वैल्यू है। ए की वैल्यू 6 इंटू 10⁻³ जा रहा है। डी की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10⁻³ जा रहा है। क्लियर है ना। अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है, 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो गया। देन अब हम ये इसको 3 से कैंसिल करेंगे, 2 चला जाएगा, तो यहां पे क्या बच रहा है कैपेसिटेंस, 2 का इंटू 8.5 से करेंगे तो 17.7 आ जाएगा। ठीक, 17.7 इंटू 10⁻⁻12 और ये फैराड, इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू, ये मिलीमीटर में है। ठीक है, तो यहां से ये 2 बच रहा है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस को अगर मैं यहां पे लिखूं 17.7 और ये 10⁻12 का मतलब क्या होता है, पिको, और ये पिको फैराड। तो कैपेसिटेंस हमने कितनी निकाल दी इस कैपेसिटर की, इतने पिको फैराड। अब क्या पूछ रहा है कि यदि हम इस कैपेसिटर को कनेक्ट कर दें, इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, व्हाट इज द चार्ज ऑन प्लेट ऑफ कैपेसिटर। अगर हम इस कैपेसिटर को 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दें, 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दें, तो कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा, इसकी प्लेट पे कितना चार्ज आएगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है ना, क्या बात है यहाँ पे, बहुत सिंपल सी बात है। क्या कि भाई फॉर्मूला क्या होता है चार्ज का, Q इज इक्वल टू CV, तो बस Q इज इक्वल टू कैपेसिटेंस की वैल्यू 17.7 इंटू 10⁻⁻12, ये पिको को तो अपन पिको नहीं लिख सकते ना यहाँ पे, और वोल्ट कितना, 100 वोल्ट, 100 वोल्ट। ठीक है, तो अगर मैं चार्ज की बात करूं तो कितना निकल के आ जाएगा, 17.7 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम। ये चार्ज हमें मिल गया जो है कैपेसिटर की प्लेट्स पे। क्लियर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है आपको, एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.8 a 3 mm thick mica sheet of dielectric constant 6
वर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। क्या कह रहा है कि क्या होगा अगर हम कैपेसिटर में, किस कैपेसिटर की बात कर रहा है, जो कैपेसिटर आपको क्वेश्चन नंबर 2.8 मतलब पिछले क्वेश्चन में जो कैपेसिटर बताया है उसी कैपेसिटर की बात कर रहा है कि अगर हम इसी कैपेसिटर में, जो प्लेट की बीच की थिकनेस थी कितनी थी 3 mm, अगर हम इसी कैपेसिटर में एक मटेरियल भर दें, कौन सा मटेरियल, माइका, जिसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 6, तो पूछ रहा है क्या होगा, व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, और उसने दो केस दे दिए, व्हाइल द वोल्टेज रिमेन कनेक्टेड, दूसरा आफ्टर सप्लाई वाज डिसकनेक्टेड। देखो तो अपन को पता है कि पिछले क्वेश्चन में एक बैटरी कनेक्टेड थी जिसका पोटेंशियल था 100 वोल्ट था पिछले क्वेश्चन में, ये देखो जरा, ऐसा है ना। तो कह रहा क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, देखो इसमें केस 1, पहला केस, व्हाइल वोल्टेज रिमेन या वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड, हाँ तो अपन इसमें लिखेंगे व्हेन वोल्टेज सप्लाई मतलब व्हेन बैटरी रिमेन कनेक्टेड। अब देखो जितने बच्चों ने मेरे साथ इससे जो पिछले वाला लेक्चर हमने करा था इसका वन शॉट, उसमें इसमें डिटेल में समझाया था कि बैटरी अगर हटा दी, बैटरी लगा दी, डाइलेक्ट्रिक हटा दिया, निकाल दिया, तो क्या क्या जो है इनका इफेक्ट होता है। तो व्हेन बैटरी रिमेन कनेक्टेड, देखिए जरा, तो जब हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं एंड डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, तो देखो क्या होता है, वैसे डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स घट जाती है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी के टाइम्स घट जाता है, लेकिन क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी रिमेन, सप्लाई रिमेन कनेक्टेड, तो क्योंकि बैटरी का काम ही होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना, तो यहां पर आप ये देखेंगे कि वोल्टेज विल रिमेन सेम, वोल्टेज विल रिमेन, या कहूं ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट, बिटवीन प्लेट्स विल रिमेन सेम, बट आगे क्या कह रहा है, बट जो चार्ज है, चार्ज ऑन प्लेट्स, देखो ऑन प्लेट्स, अब देखो बैटरी का काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना। अब बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे मेंटेन कर पाएगी, जब बैटरी इसको और ज्यादा चार्ज देगी, और ज्यादा चार्ज देगी, है ना। तो बट चार्ज ऑन प्लेट्स will increased by या will be increased by k times, तो अभी जो फाइनली जो चार्ज हो जाएगा दैट विल बी k टाइम्स ऑफ Q नॉट, मतलब जब एयर में जो चार्ज था वो k टाइम्स बढ़ जाएगा। क्लियर है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि देखो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए बैटरी इसको और ज्यादा चार्ज देगी, इसलिए चार्ज इस पे बढ़ जाएगा k टाइम्स। ठीक, तो यहां पे जो चार्ज हो जाएगा दैट विल बी 6 इंटू Q नॉट। और देखिए जरा Q नॉट की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, Q की वैल्यू मतलब जो पिछले बार जो चार्ज था वो क्या था 17.7 इंटू 10 पावर, देखिए जरा 6 इंटू 17.7 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलाम था। हाँ तो बस अभी ये इतना हो जाएगा -10 कूलाम। अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कितना है, कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए आपसे। ठीक, तभी तो पता पड़ेगा कि आपको यहां तक पढ़ाने का कोई मतलब निकला कि नहीं निकला। हाँ, और ये जो बात मैंने आपको बताई इसको भी समझ जो है मुझे बताना कमेंट्स में। नाउ दूसरा केस दे रहा है कि भाई व्हाट वुड हैपन, क्या हो जाएगा आफ्टर सप्लाई वाज डिसकनेक्टेड। अब अगर सप्लाई हमने हटा दी, अगर हमने सप्लाई हटा दी तब क्या होगा, देखिए जरा, तो हम केस 2 डाल के लिखेंगे या पॉइंट बी डाल के लिखेंगे, व्हेन सप्लाई इज डिसकनेक्टेड, सप्लाई इज डिसकनेक्टेड, जब आप सप्लाई को ही डिसकनेक्ट कर दोगे, इट इज डिसकनेक्टेड, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, then potential difference between plates is reduced by
के टाइम्स। पोटेंशियल डिफरेंस कितने टाइम्स घट जाएगा? के टाइम्स। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी V नॉट बाय के। तो V इज इक्वल टू जो 100 वोल्ट पोटेंशियल था प्लेट्स के बीच में, तो अगर हमने K कांस्टेंट 6 कांस्टेंट वाला डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया उसमें, तो ये 16.6 वोल्ट अब दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल रहेगा। क्लियर? तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, यही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ आगे बढ़ जाएं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप पिछले क्वेश्चन का और इस पॉइंट का भी। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया जा रहा है। इसी पेन से आप बोर हो चुके होंगे तो पेन बदल देते हैं। ए 12 पिकोफैरेड इज कनेक्टेड, मतलब एक कैपेसिटर की बात कर रहा है और ये कैपेसिटर 50 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। ये 50 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। तो ये 50 वोल्ट की बैटरी है और ये 12 पिकोफैरेड का एक कैपेसिटर है। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर? तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या? U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, बस ये फॉर्मूला है। तो U इज इक्वल टू हाफ, वो पूछ रहा है कि भाई कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी अगर हम इसको इतने फैरेड वाला कैपेसिटर यूज करते हैं तो, और इसमें इतनी बैटरी ये वाली जो है ना बैटरी कनेक्टेड है तो 50 वोल्ट की, तो C की वैल्यू कितनी है? 12 पिकोफैरेड 10⁻12। V स्क्वायर कितना है? 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, तो 50 इंटू 50। क्लियर? तो U इज इक्वल टू, आप ये देखें हाफ, देखिए जरा ये 2 चल रहा है, ध्यान से देखना। तो ये 2 से ये कैंसिल, तो ये बचेगा 6 इंटू, और ये 50 इंटू 50 2500 10⁻12। तो U इज इक्वल टू बचे 150 और ये 2 0 एक्स्ट्रा 10⁻12। तो ये आप यहाँ पे देखेंगे U इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻8 जूल। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये 4 डिजिट यहाँ पे छोटा करा तो इसको 4 डिजिट बढ़ा दिया। तो एनर्जी सिंपल आपको हाफ CV स्क्वायर फॉर्मूला पुट करके निकाल देनी है। क्लियर है? अगर किसी क्वेश्चन में आपको 4 दोन कैपेसिटर दिया तो एनर्जी के देखो 2-3 फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है हाफ CV स्क्वायर होता है, दूसरा होता है Q स्क्वायर बाय 2C होता है, तीसरा फॉर्मूला होता है 1/2 QV होता है। एक मिनट, Q स्क्वायर बाय 2C लिख दिया ना? हाँ चलो, और क्या? CV हाफ CV स्क्वायर को CV स्क्वायर, चलो ठीक है, ये 2 फॉर्मूले याद रखो। एक फॉर्मूला मेरे दिमाग से निकल रहा है, आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चले, तो ये हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है कि एक कैपेसिटर है आपके पास 600 पिकोफैरेड का। अच्छा, एक चीज हमें समझ में नहीं है यहाँ पे, या ये मैं कहूं कि क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक है, या ये सोची समझी साजिश है? सर क्या साजिश है कि ये जो 600 पिकोफैरेड बार बार सिर्फ पिकोफैरेड में ही वैल्यू क्यों दी जा रही है, यह आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। देखो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में काफी बार चिल्ला चिल्ला के बताया था कि पिकोफैरेड ये ऐसा क्यों। हाँ, तो आपको मुझे बताना है कि ये वैल्यू पिकोफैरेड में क्यों ली जा रही है, माइक्रोफैरेड में क्यों ले रहे, 12 मिलीफैरेड में क्यों नहीं ले रहे, या सिंपल फैरेड में क्यों नहीं ले रहे हैं। हाँ, तो इसका रीजन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगर आपने मुझसे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है तो, नहीं भी पढ़ा अगर आप जानते हैं तो जरूर से मुझे बताइएगा। ठीक, मुझे जानकर के खुशी होगी। हाँ, और नहीं पता तुक्का ही लगा देना। बोला सर हमने तुक्का लगाया है। तुक्का, हाँ देखिए तुक्का समझते हैं? तुक्का मतलब गैस करना, गैस करना। हाँ देखो, तो कह रहा है कि भाई हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है, 600 पिकोफैरेड। ठीक, और हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट करके रखा है। कितने वोल्ट की बैटरी है? ये बैटरी है 200 वोल्ट की। ठीक, तो भाई पहला कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस 600 पिकोफैरेड है। दूसरा कैपेसिटर अभी बात नहीं कर रहा है, और इसकी बात कर रहा है कि भाई इसके पास एनर्जी कितनी है, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 200 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक, एक और कैपेसिटर है जो कि अनचार्ज्ड है अभी, इसकी कैपेसिटेंस भी कितनी है, 600 पिकोफैरेड। कह रहा है कि जब ये कैपेसिटर चार्ज हो जाता है ना, तो आपने C1 से C2 को कनेक्ट कर दिया, तो C1 से, क्योंकि इसके पास तो अच्छा खासा पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इसके पास तो भाई ताकत है, ये तो चार्ज्ड है, ये अनचार्ज्ड है
है कि नहीं? तो जब ये अनचार्ज्ड है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 0। क्लियर? तो आपको ना यहां पे क्या निकालना है, यहां पे आपको निकालना है लॉस ऑफ एनर्जी इन दिस प्रोसेस। देखो जब आप इसको इससे कनेक्ट करेंगे ना तो इसमें चार्ज ट्रांसफर होगा। क्या होगा? इसमें चार्ज ट्रांसफर होगा। क्लियर? तो जब इसमें चार्ज ट्रांसफर होगा तो इसमें कुछ एनर्जी का लॉस हो जाएगा, इसमें कुछ एनर्जी का लॉस हो जाएगा। और जब इसमें एनर्जी का लॉस हो जाएगा तो वही लॉस ऑफ एनर्जी आपको यहाँ पे निकालनी है, वही लॉस ऑफ एनर्जी आपको यहाँ पे निकालनी है। क्लियर? तो यहां पर ना सिंपल सा आप एक काम करो, लॉस ऑफ एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, अपॉन 2C1 प्लस, ये फॉर्मूला है लॉस्ट एनर्जी का, है ना, कितनी एनर्जी लॉस होगी। देखिए जरा, तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपल से वैल्यू पुट करेंगे। तो एनर्जी जो लॉस्ट हुई है, ये एनर्जी कितनी है, U इज इक्वल टू C1 C2 की वैल्यू। तो C1 C2 की वैल्यू 600 पिकोफैराड इंटू 600 पिकोफैराड, तो 600 इंटू 600, ये वैल्यू हम पुट करेंगे। ठीक, चलो मैं इसको थोड़ा साइड में शिफ्ट करता हूं। ठीक है ना, यहां पर क्या करना है, V2 की वैल्यू तो 0 है ही, तो V2 की वैल्यू मैं 0 पुट करूंगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, V1 की वैल्यू, V1 की वैल्यू कितनी है, 200 का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 200, मतलब सॉरी 2, C1 प्लस C2 को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 1200 पिकोफैराड। तो 1200 इंटू 10⁻12। क्लियर? अब जो एनर्जी लॉस्ट जो हो रही है, आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। जो लॉस्ट एनर्जी जो हो रही है, इसको सॉल्व करके, एकदम आसान सी कैलकुलेशन है, इसका आंसर मुझे कमेंट्स में चाहिए। बताओगे ना कमेंट सेक्शन में? हाँ, आपका वेट करूंगा, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना कैलकुलेशन करके, जितने बच्चे यहां तक पहुंचे हैं। और हाँ, अभी आ जाएगी इसकी एडिशनल एक्सरसाइज, अभी आ जाएगी इसकी एडिशनल एक्सरसाइज। तो एडिशनल एक्सरसाइज जो है, इसको मैं इसके पार्ट 2 में कवर करूंगा, सेकंड पार्ट में एनसीईआरटी के। क्लियर? तो ये भी आपको जल्दी वीडियो मिल जाएगी। आपको जब भी सर्च करना है आप सर्च कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस बाय अभिषेक साहू, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, ये आपको मिल जाएगा पार्ट 2 में। कितने बच्चे पार्ट 2 चाहते हैं? कितने बच्चे ये कहते हैं कि सर मैं एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करूंगा, आप कराओ, मैं करूंगा? वो बच्चे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, आपका इंतजार करूंगा। बोलो सर कमेंट में क्या क्या बताएं, जो जो पूछा है सब बताएंगे, क्योंकि मैं भी तो आपसे 1 घंटे से लगातार बात कर रहा हूं ना। तो आप क्या 4 लाइन नहीं लिख सकते? लिखोगे ना, तो जरूर से मुझे बताओ कितने बच्चों का मन है कि वो एडिशनल एक्सरसाइज करेंगे, चाहे कुछ हो जाए, हमारी नई एनसीईआरटी में हो या ना हो। ठीक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।